के सहयोग से ये वीडियोज बनाई जा रहे हैं, आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। आप इस पे गौर करिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये थ्योरी की प्लस प्रैक्टिकल की क्लासें हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको समझाने की और सिखाने की कि ये चीज़ क्या है, न्यूरोथेरेपी में कौन कौन से फार्मूले किस प्रकार काम करते हैं, उनका लॉजिक क्या है, उनका यूज क्या है और वो बिना दवाई के कैसे काम करते हैं। तो आज का जो फार्मूला है या आज का जो टॉपिक है वो है हेपारिन फार्मूले। हेपारिन फार्मूले क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में सेकंड क्लास जो होगी वो 125 DCC पे होगी। तो आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है और इसकी पूरी गहराई को समझना है। सबसे पहले हेपारिन फार्मूले क्या काम करते हैं और किस तरह का इनका यूज है। जब रक्त का गुण है, यानी कि रक्त की एक प्रवृत्ति है कि जब वो तेज़ी से चलता है तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर वो स्लो हो जाता है, रक्त का बहाव अगर स्लो हो जाता है या रुक जाता है तो हमारे खून जमना शुरू हो जाता है और वो क्लॉट करना शुरू हो जाता है। उसी को क्लॉटिंग बोलते हैं। और यह कुदरत का नियम है कि जो हमारी रक्षा के लिए बनाया गया है, अगर ऐसा नहीं होता हो तो मार या चोट लगने पर रक्त बहता रहे और वो रुकेगा ही नहीं और आदमी की मौत हो जाएगी। इसलिए परमात्मा ने ये एक सिस्टम बना रखा है, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग सिस्टम, कि जब तक क्लॉट नहीं होगा आपका खून रुकेगा नहीं। इसलिए इसके विपरीत अगर हम जाएं, अगर नालिकाओं के अंदर अनचाहे रूप में क्लॉट हो जाए, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो जाए, तो वह भी जानलेवा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए परमात्मा ने एक बेहतरीन तरकीब और एक बेहतरीन चीज़ बनाने की कोशिश करी, उसका नाम है हेपारिन। एक केमिकल बनता है, हमारी बॉडी में डेवलप होता है, उसको बोलते हैं हेपारिन नामक केमिकल। हेपारिन के कार्य में रक्त में क्लॉट यानी कि थक्के बनने नहीं देना। हेपारिन का कार्य है कि वो थक्के नहीं बनने देता है और शरीर में जितना हेपारिन बनता है उसमें करीब 85% जो हमारे बॉडी में केमिकल हेपारिन केमिकल बनता है उसमें 85% लीवर और लंग्स के द्वारा बनाया जाता है, जो मास्ट सेल नामक सेल से, मास्ट सेल नामक सेल से बनता है। बाकी 15% हेपारिन हर टिश्यू, जो प्री कैपिलरी कनेक्टिविटी टिश्यूज है या बेसोफिल ल्यूकोसाइट, बेसोफिल ल्यूकोसाइट द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये खास एक प्रक्रिया होती है जो WBC है, वो हमारे शरीर में भी हेपारिन बनाते हैं, इसलिए सारे शरीर में ये पाए जाते हैं। अब शरीर में क्लॉट कैसे बनता है यह समझने की कोशिश है कि शरीर में, हमारे शरीर में क्लॉट कैसे बनता है। हमारे रक्त के अंदर 12 केमिकल्स होते हैं जो क्लॉटिंग होने के लिए आवश्यक है। इन्हें क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। इनमें मुख्य है विटामिन के, प्लेटलेट्स जिसको प्लेटलेट बोलते हैं, नमक सेल और कैल्शियम जो रक्त में ही मौजूद हैं। और लीवर भी 2 क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। लीवर के अंदर 2 क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं जिन्हें हम प्रोथम्बिन क्या बोलेंगे, प्रोथम्बिन एवं फाइब्रोनोजेन कहते हैं। जब शरीर में कोई मार लगती हो या घाव होता हो तब ये दोनों केमिकल हमारे लीवर से निकल के और रक्त के द्वारा बहते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपना जो टूटे हुए प्लेटलेट्स हैं उनको कवर कर लेते हैं और उनसे जो थ्रोम्बोकाइंस नामक एक एंजाइम निकलता है और वह ब्लड की उस स्थिति को कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और यह थ्रोम्बिन
लीवर से निकले हुए फाइब्रोनोजेन के साथ मिलकर वो उसको फाइब्रिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? फाइब्रिन में। यह फाइब्रिन उस घायल जगह को एक पतला सा जाल बना देता है जिसमें टूटे हुए आरबीसी फंस जाते हैं, जो कत्था या क्लॉट बनकर उस जगह को जल्दी भरने के लिए मदद करते हैं। आपको समझ में आया होगा? नहीं आया मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारे रक्त के अंदर 12 केमिकल्स होते हैं रक्त के अंदर जो क्लोटिंग करते हैं और वो उसको क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं। इनमें मुख्य है विटामिन के, प्लेटलेट्स, कैल्शियम जो रक्त में ही मौजूद हैं, और लीवर भी 2 क्लोटिंग फैक्टर बनाता है या निकालता है। उनमें मुख्य है विटामिन के और प्लेटलेट्स नामक सेल जो है वो 2 क्लोटिंग, मतलब लीवर के अंदर 2 क्लोटिंग फैक्टर है, प्रोथम्बिन और फाइब्रोनोजेन। जब शरीर में कोई मार लगती है, कहीं पे भी चोट लगी है, तो ये दोनों निकल के उस जगह पहुंच जाते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या होती है कि कैल्शियम की उपस्थिति में, क्योंकि बॉडी और ब्लड में कैल्शियम हमेशा होता है, तो उसको प्रोथम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है और वो थ्रोम्बिन लीवर से निकलते हुए फाइब्रोनोजेन, जो दूसरा केमिकल निकला फाइब्रोनोजेन, को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और उस जगह पर, अपने घायल जगह पर अपना जाल फैला लेता है और आरबीसी टूटे हुए जितना भी मटेरियल जितना भी टूटता है उसके ऊपर जाल फैला देता है और उसका क्लॉट बना देता है और वो वहाँ पे खून रुक जाता है, वो घाव भर जाता है। इसीलिए ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी के लीवर में प्रोथम्बिन या फाइब्रोनोजेन अगर न निकले या न बने तो उनका क्या होगा? उनका खून बहता रहेगा, क्योंकि जब तक क्लोटिंग फैक्टर है कहीं पे भी चोट लगेगी वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा तो खून निकलता रहेगा। जैसा अक्सर देखने में आया है कि जब किसी को मामूली चोट लगे तो उनका लगातार ब्लीडिंग होता रहेगा और वो आदमी का जान जा सकता है। जैसे कि शुगर वाले लोगों में देखने में आया है कि उनके अंदर ये चीज़ें यानी कि थ्रोम्बोकाइंस और फाइब्रोनोजेन बहुत कम बनता है तो उनका खून निकलता रहता है। या अगर ऐसा नहीं होता तो लेडीज़ के लिए, जो औरतों में मेंस जो मासिक धर्म कभी बंद ही नहीं होते, वो रेगुलर चलते हैं और अगर हम उनको एसिड फार्मूला देते हैं तो उनके रुक जाते हैं। तो शायद ऐसा होता होगा, गुरुजी ने लिखा है कि ब्लड का पीएच ज़्यादा एसिडिक हो तो थ्रोम्बोकाइंस ठीक से काम नहीं कर पाता है। अब पूरी क्लोटिंग प्रक्रिया क्या है, कैसे क्लॉट बनता है, मैं एक बार फिर दोबारा से, जो बच्चे सुन रहे हैं वो इस वाली लाइन को ज़रूर लिख के आए, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर और जो हेपरिन है वो बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप ये 3 लाइनें नहीं लिखोगे इतने आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। उसका क्या है तरीका, क्लोटिंग प्रक्रिया? प्रोथम्बिन कैल्शियम के यानी कि ब्रैकेट में प्लस कैल्शियम प्लस थ्रोम्बोकाइंस बराबर क्या बनाएगा? थ्रोम्बोबिन बनाएगा। थ्रोम्बोबिन प्लस फाइब्रोनोजेन बराबर फाइब्रिन बनाएगा। क्या बनाएगा? फाइब्रिन। और फाइब्रिन प्लस में रक्त की कोशिकाएं मिलके एक क्लॉट बनाएगा, एक टिश्यू बनाएगा और उस जगह का घाव को भरेगा। जैसा मैंने पहले बताया कि प्रोथम्बिन कैल्शियम के साथ थ्रोम्बोकाइंस बनाएगा और वो थ्रोम्बिन में बदलेगा और थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन जो लीवर से निकल के आया है वो फाइब्रिन बनाएगा और फाइब्रिन उस जगह जाके रक्त की कोशिकाओं को क्लोज कर लेगा, उसमें रोक लेगा और फिर क्लॉट बनाएगा। ये पूरा क्लॉटिंग फैक्टर है, किस तरह से क्लॉट बनता है।
अब बात आती है कि हेपरिन लंग्स और लीवर में ही इतना अधिक मात्रा में क्यों बनता है। ये इसलिए क्योंकि ये दोनों जगह मुख्य अंग है हमारे शरीर के, जहाँ रक्त का प्रवाह बहुत स्लो होता है, धीरे चलता है, बहुत ही कम समय के लिए अत्यंत ही धीमी गति से होता है। लीवर में कुफर सेल नामक सेल है जिनका कार्य है कि 120 दिन से पुराने आरबीसी हों या रक्त में कोई कीटाणु या बैक्टीरिया या वायरस हो तो उन्हें 1 सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर उनको ख़त्म कर देना। ये किसका काम है? कुफर सेल का। ये लीवर में पाया जाता है तो उसको नष्ट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। वो किए गए सेल से बचे हुए पदार्थ यानी कि जो ब्लड या कोई भी पदार्थ बच जाता है वो लीवर में संचित करके यानी कि लीवर में भेज के और उसको दोबारा से उपयोग में किया जाता है। ये प्रक्रिया है हमारे ब्लड सर्कुलेशन की। इस कार्य को ठीक करने के लिए लीवर के अंदर रक्त की नालिकाएं बहुत ही संकीर्ण आड़ी टेढ़ी होती है जिसके अंदर से रक्त गुजरना पड़ता है और इस दौरान रक्त की गति या रफ्तार इतनी धीमी हो जाती है कि वहाँ रक्त जमने का खतरा रहता है। इसीलिए परमात्मा ने वहाँ पे मांस सेल ज़्यादा रखे और वो मांस सेल हेपरिन बनाते रहेंगे और वहाँ पे क्लॉट नहीं होगा। यही कारण है कि लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा हेपरिन बनता है। दूसरी जगह है लंग्स। लंग्स के अंदर एक एलोवियोली बोलते हैं, ALVEOLI, एल्यूवियोली एक पार्ट होता है जो भी 1 सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर कैपिलरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर और उसमें ऑक्सीजन यानी कि समय के दौरान लंग्स के अंदर के 100वें हिस्से के ऑक्सीजन को कैपिलरी के अंदर घुसाना। इस जगह पर भी रक्त की रफ्तार इतनी धीमी है कि वहाँ पर भी क्लॉटिंग होने का खतरा है और उससे बचने के लिए ही एलियोली के आसपास के मास्ट सेल हेपरिन बनाती है। इसका मतलब कुफर सेल और मास्ट सेल ये हेपरिन मास्टर है, यही सबसे ज़्यादा हेपरिन बनाते हैं। मास्ट सेल हमारे लंग्स के अंदर होता है और कुफर सेल हमारे लीवर के अंदर होता है। इसका मतलब यह है अगर हम लीवर और लंग्स को उकसाएं तो हम हेपरिन बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये पैरालाइज, लकवा, अधरंग, किडनी, हृदय, मासिक धर्म में अगर क्लॉट्स आ रहे हैं, दर्द आ रहा है तो उसमें भी हेपरिन हम ले सकते हैं और ये हमारा थ्रोम्बोसाइट और जो प्लेटलेट ज़्यादा हों उनके लिए ले सकते हैं। शरीर में कहीं भी क्लॉट हों तो उनके लिए पी हेपरिन 8 पैन 7 लीवर 8 चेस्ट ये ले सकते हैं। ब्लड के सर्कुलेशन, रक्त के संचार बढ़ाने के लिए पी हेपरिन बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी के लिए पी हेपरिन ले सकते हैं। एवियन यानी कि एसेकुलर नेक्रोसिस जो बीमारी होती है, ख़ास तौर पे फीमर हड्डी, जो हमारी जांग की फीमर हड्डी होती है उसमें बहुत तीव्र दर्द होता है जिसको एवियन बोलते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा है। कार्पल टनल सिंड्रोम यानी कि हाथों की उंगलियों में अति तीव्र दर्द आना, बहुत ज़्यादा दर्द या सूनपन आना हाथों की उंगलियों के अंदर, उसके लिए पी हेपरिन बहुत अच्छा है। टर्सल टनल सिंड्रोम यानी कि पैरों की उंगलियों में अति दर्द हो, ज़्यादा दर्द हो, सूनपन हो, उसमें इसको ले सकते हैं। ये अक्सर देखने में आया है कि पी हेपरिन हर जगह यूज होता है क्योंकि हेपरिन ट्रीटमेंट बहुत ही हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इस फार्मूले का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और ये किस तरह से ये है, थोड़ा सा अगर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएं। ये जो हमारा डिस्टोलिक बीपी है,
अगर बढ़ जाए तो उस समय हम पी हेपरिन से तुरंत ठीक कर सकते हैं। इसका क्यों कम हो जाता है डिस्टोलिक बीपी? क्योंकि किडनी का मुख्य काम है रक्त को फिल्टर करना। अगर किडनी के अंदर ब्लड का फ्लो पर्याप्त नहीं है तो वो रक्त को ठीक प्रकार से फिल्टर नहीं कर पाएगी, और ऐसी हालत में किडनी है वो रेनिन नामक केमिकल छोड़ती है, और रेनिन द्वारा रक्त नालिकाओं में कंस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि उनको रोक देता है, संकुचित करता है। इससे ब्लड का फ्लो तो बढ़ जाएगा ज़रूर, लेकिन डिस्टोलिक बीपी भी बढ़ जाएगा। तो इसको गुरुजी ने कहा है कि हम जब डिस्टोलिक बीपी बढ़ रहा हो तो उसमें भी पी हेपरिन का बहुत ही बड़ा योगदान है। अब इसकी अलग अलग पी हेपरिन 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट, ये एक ओरिजिनल फार्मूला है। उसके साथ अगर हम और इसको आगे बढ़ाएं तो ए हेपरिन में क्या होता है कि 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट तो होता ही है। एक एसिड कहाँ दिया जाता है? राइट थाई वाले इनर भाग में जो दिया जाता है एसिड पॉइंट उसको, और 4 चेस्ट ओनली। तो ये ए हेपरिन बन जाएगा, और ये घुटनों के उपचार के लिए अति उत्तम है। जिनका एसिड बढ़ा हो, इन्फ्लेमेशन हो, सूजन के साथ दर्द हो, हाथ लगाने पर जब वो घुटना गर्म लगता हो और उसमें लालामी हो, और उसको हम इन्फ्लेमेशन कहेंगे और उस सूजन को स्वेलिंग कहेंगे, तो उनको ए हेपरिन सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। उनको 6 ADR देंगे, ए हेपरिन प्लस में 6 ADR और नी कैप्री देंगे तो घुटने के काफ़ी उसमें राहत आ जाएगी और घुटने का इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी को गैंग्रीन है तो उसकी उंगली काटने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, तो गैंग्रीन को सही करने के लिए भी हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ऐसा होता है तो उसमें हम हेपरिन बना के ए हेपरिन दे के बॉटम ऑफ इट दे के उसका खून का सर्कुलेशन चालू कर देते हैं, जहाँ पे वो सेल गैंग्रीन कर लेते हैं, यानी कि सेल आपस में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फ्लो को रोक देते हैं, और वहाँ पे वो सुन्न हो जाता है, काला हो जाता है, और वो धीरे धीरे करके वो उसको डॉक्टर काटने की सलाह देते हैं। तो हम अगर हेपरिन ट्रीटमेंट दें, वहाँ खून का फ्लो बढ़ा दें, तो हम उसको सही कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये गैंग्रीन आता है जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम रहता है। ए हेपरिन का प्रयोग हम ऊपर सभी बीमारियों में कर सकते हैं, जहाँ μ0 में दर्द हो, एसओडीसी हो, कुछ लक्षण भी हो जैसे कब्जी, त्वचा सूखा रहना, त्वचा में जलन होना, सूखे रूखे बाल होना, मुख गैंग्रीन हो, बम्बू स्पाइन हो, पैरों में तलवों में जलन हो, डायबिटीज हो और घुटने में दर्द हो, उसमें हम ए हेपरिन का प्रयोग करते हैं। पी हेपरिन के साथ में एसिड जोड़ देंगे तो वो ए हेपरिन बन जाएगा। जी हेपरिन यानी कि जी का मतलब प्रेस्टोग्लैंडिन 30 मेडुला से बनता है। अगर 30 मेडुला उसके साथ हेपरिन के साथ जोड़ देंगे तो वो जी हेपरिन बन जाएगा। जी हेपरिन के क्या काम है और वो कब दिया जाता है? तो 30 मेडुला से हम प्रेस्टोग्लैंडिन को उकसाते हैं। दवाइयों के दुष्प्रभाव या शरीर के किसी भी हिस्से में इन्फ्लेमेशन या कोई प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम जी हेपरिन का प्रयोग करते हैं। मुख्य उपयोग क्या है इसका? सिस्टोलिक हाई बीपी को कम करने के लिए, हाई बीपी के कारण पैरालाइज हो उसको ठीक करने के लिए जी हेपरिन का प्रयोग किया जाता है। मेंस में दर्द हो तथा क्लॉट हो या कत्ते हो तो जी हेपरिन देने से अगले मासिक चक्कर में ही दर्द और क्लॉट दोनों बंद हो जाते हैं। घुटनों का दर्द हो, घुटनों के साथ हाथ में लगे हुए जब घुटनों पे हम हाथ लगाते हैं और वो गर्म लगता है और उसमें लालामी होती है, उसमें भी हम जी हेपरिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ मैं आपको इनकी क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि कौन से हेपरिन, जी हेपरिन, ए हेपरिन बताया, पी हेपरिन के बारे में बताया, हेपरिन कैसे बनता है, कहाँ बनता है, इसके क्या क्या उपयोग है, इसको हम किसी भी बीमारी में यूज कर सकते हैं पी हेपरिन को।
और ये जी हेपरिन, ए हेपरिन कुछ पार्टिकुलर बीमारियों में यूज करते हैं। तो इनका बहुत गौर से आप दे सकते हो, ले सकते हो इसको, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसका कोई नुकसान नहीं है। जे हेपरिन आता है जी उसके बाद में तीसरे नंबर पे, यानी कि हमें जे का मतलब जॉइंट पेन, जे का मतलब जॉइंट पेन, और जॉइंट में कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसलिए अगर 4 पारा इसके साथ जोड़ देंगे, जैसे जी हेपरिन बना प्रोस्टाग्लैंडिन, उसमें 30 मेडुला जोड़ दिया, और इसमें 4 पारा जोड़ देंगे पी हेपरिन के साथ और 6 एडीआर जोड़ देंगे, तो वो बन जाएगा हमारा जी हेपरिन। हेपरिन ट्रीटमेंट की अपनी खासियत है कि ये क्लॉट खोलता है और खून के सर्कुलेशन को तेज करता है, बीपी को कम करता है, और जो हमारे क्लॉट, रेनिन, जितना भी हमारा किडनी का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें हम इसको ले सकते हैं। इससे आगे आता है कि अब कुछ उदाहरणों से पता चलता है कि जे हेपरिन एक उपचार के बाद में कुछ लोगों को आराम देता है और कुछ लोगों को आराम कुछ समय के बाद नहीं देता है। तो उस समय हमें 125 DCC प्लस में पी हेपरिन या ए हेपरिन दिया जाता है। तो उसके बारे में भी 125 DCC के बारे में भी आपको बताएंगे कि 125 DCC का क्या काम है और इनको, लेकिन इन हेपरिन देने से पहले हमें पेट को सही करना पड़ेगा। हमें नॉर्मल अजय नॉर्मल, सिंगल पॉइंट लीवर, 3 गोल 7 लीवर, 8 पार को, ये सब ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद में पी हेपरिन, तो इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आएंगे और इसके नतीजे अच्छे हैं जी। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे एम हेपरिन। उसमें एम का मतलब मेमोरी, और मेमोरी से मतलब होता है हाइपोथाइमलस। हाइपोथाइमलस अगर किसी का अप एंड डाउन हो रहा है, किसी प्रकार का टेम्परेचर, इमोशन, मेमोरी में फ़र्क आ रहा है, तो उसके लिए हम हाइपोथाइमलस के लिए हम क्या देते हैं, 6 मेडुला। अगर पी हेपरिन के साथ 6 मेडुला जोड़ देंगे तो वो एम हेपरिन बन जाएगा। और एम हेपरिन के लिए कुछ खास बातें हैं कि जिन बच्चों को मेनिंजाइटिस या हाइड्रोसल्फाइस जिस प्रकार की बीमारी हो, उन्हें काफ़ी आराम होता है। इसलिए सोचा जाता है कि हाइपोथाइमलस के द्वारा ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल जो हमारी वो है उसको खोलने में ये समर्थ है, उसको खोलने में ये कामयाब है। जब कोई तेज बुखार के साथ ब्रेन की परतों में इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। साधारणतः ब्रेन में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, CSF जो होता है, उससे निकलकर 3 नंबर की वेंट्रिकल में पहुंचता है और वहां से 4 नंबर की वेंट्रिकल में जाता है। लेकिन ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने के कारण वह फ्लूइड 3 नंबर की वेंट्रिकल से निकल नहीं पाता है और ब्रेन में ही जमा हो जाता है, और उसे ही उन जमा होने पर पानी का दबाव या ब्रेन में सूजन हो जाता है या दूसरे हिस्सों पे पड़ने पर उस रोगी को फिट्स आ जाते हैं। ब्रेन में पानी जम जाने के कारण हाइड्रोसेल्फाइस कहते हैं। एम हेपरिन से हम ब्रेन के CSF के संचार को जो रुकावट आई है उसको ठीक कर सकते हैं, और 6 ADR देने से ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं, उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेन के सूजन को कम कर सकते हैं। पैरालाइज के रोगियों को ये प्रॉब्लम रहती है, इसलिए उनको ज़्यादातर हम एम हेपरिन देने से बहुत लाभ होता है। पिछले 40 सालों से हज़ारों पेशेंट पर गुरुजी ने ये पाया कि इसका शायद ही इस प्रकार के जो रिजल्ट हैं वो गुरुजी ने पाए और उनको एम हेपरिन का नाम दिया। यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड बैरियर सेल नामक की रचना है, जिसके कारण कोई कृत्रिम दवाई यानी कि बाहर की दवाई या इंजेक्शन ब्रेन में नहीं पहुंच सकती। अगर कोई चीज़ जा सकती है तो वह है बेहोशी की दवाई, अल्कोहल और शरीर के अपने केमिकल। यानी कि 3 ही चीज़ जाती है जी। बेहोशी मतलब नींद की गोलियों के असर, और जो हम अल्कोहल यानी कि दारू, शराब, वाइन
वो दिमाग में जाती है। और तीसरी चीज़ जाती है जो हमारी बॉडी के केमिकल हैं, जो हमारी बॉडी से दिमाग में जा रहे हैं या दिमाग से बॉडी में आ रहे हैं, वही केमिकल हमारे दिमाग में इंटर करते हैं। और कोई केमिकल, कोई कृत्रिम, जितने भी बाहर की बनावटी जो दवाइयाँ हैं, वो कभी भी दिमाग के अंदर नहीं इंटर करती है ड्यू टू ब्लड बैरियर सेल। इसीलिए हम पैरालाइज और जो दिमाग की बीमारियां हैं उन पे कंट्रोल कर देते हैं, क्योंकि हम उसी तरह का केमिकल तैयार कर देते हैं अंदर बॉडी के अंदर, और वो अंदर जाके दिमाग के क्लॉट खोल देता है, सूजन कम कर देता है, उनकी इन्फ्लेमेशन कम कर देता है, एंजाइटी का कम कर देता है, उनका CSF जो कम बत्ती होता है उसको सही कर देता है। तो इसलिए हम ब्रेन के जितने भी दिमागी बीमारियां हैं उन पे हमारा न्यूरोथेरेपी का पकड़ बहुत ज़बरदस्त है। तो उसमें हम मेन एमहेप्रिन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारा वो अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके बाद टी हेपरिन है जी। टी हेपरिन, टीटी हेपरिन, ये एक ही तरह के ट्रीटमेंट है। इसमें थाइमस दिया जाता है। थाइमस का मतलब कि जब भी किसी को चोट लग रही हो, किसी तरह का इंजरी हो रहा हो, किसी तरह की दर्द हो रहे हो, तो उस समय हम थाइमस प्लस चेस्ट और 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली देते हैं। तो उसमें उसको बोलते हैं टीटी हेपरिन, यानी कि थाइमस प्लस चेस्ट, उसको टीटी हेपरिन या टी हेपरिन बोलते हैं। तो वो इंजरी में दिया जाता है, किसी का सिरम सुखाने के लिए दिया जाता है, किसी का सिरम को निकालने के लिए दिया जाता है। और ये 10-15 दिन इंजरी ट्रीटमेंट। और टीटी हेपरिन हमें तभी देना चाहिए कि जब हम इंजरी 15 से 10 दिन 15 दिन उसका इंजरी सही कर लें, उसके बाद में टीटी हेपरिन दे तो पुराने से पुराना जख्म का निशान भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है जी एक्स हेपरिन। एक्स हेपरिन मतलब 10 मतलब एक्स का मतलब 10, रोमन पद्धति में एक्स का मतलब 10 है, इसीलिए उसको एक्स हेपरिन करा, यानी कि 10 मेडुला। और 10 मेडुला का काम है पेट पे ऊपर काम करना, वैगस नर्व को ऑन करना। तो इसलिए पेट के किसी भी संस्थान में, किसी भी अंग में, किसी भी कोशिका में अगर कोई रुकावट या कत्था आ रहा है तो उसको हम एक्स हेपरिन देके सही कर लेते हैं। और ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किस प्रकार की बीमारी है, उसमें हम क्या दे सकते हैं। इसकी मुख्य बीमारियां हैं एब्डोमेन की सभी ग्रंथियों को उकसाने, पाचन संस्थान के रक्त कत्थों को खोलना, और जब कभी पेन पॉइंट और गैस पॉइंट के दर्द हो तो तब हम ये डिसाइड करते हैं कि इनको हमें 10 मेडुला देना है। अब सभी आपको फार्मूलों की मैंने खासियत बता दी। ये सारे फार्मूले हम कब लेते हैं? जब हमें कोई क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो या हमें किसी प्रकार के खून के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो। अभी इसके अलावा पीटी हेपरिन है। पीटी हेपरिन में 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट प्लस थाइमस, तो उसको पीटी हेपरिन बोलते हैं। एफ हेपरिन यानी कि फाइब्रोनोलाइजिन हेपरिन जो है वो 18 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली। एंटी एफ हेपरिन यानी कि फैब्रिन, एंटी फैब्रिन हेपरिन को 2 पेन और 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली देते हैं, तो उसमें एंटी एफ हेपरिन बन जाता है। एंटी, ये तीनों उपचार अलग अलग तरीके के काम करते हैं। ये सभी प्रकार के पैरालाइज के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। कुछ लोगों को पी हेपरिन की जगह पीटी हेपरिन देने से दर्दों में तुरंत राहत मिलती है। पुरानी बीमारियों के क्लॉट के जमे फाइब्रिन को तोड़ने के लिए एफ हेपरिन दिया जाता है। एफ हेपरिन बहुत उपयोगी है। जबकि कहीं भी अनचाहे ग्रोथ के कारण रक्त संचार में रुकावट आ रही हो तो एंटी एफ हेपरिन यानी कि 2 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली दिया जाता है। और ये गुरुजी की अनुपम खोज है, जिससे कि पुराने से पुराना ग्रोथ जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है और उससे खून का सर्कुलेशन बंद हो रहा हो या सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा हो, तो उसमें 2 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली दिया जाता है। इसके बाद आता है जी मल्टी हेपरिन। मल्टी हेपरिन के लिए
एक बिल्कुल एकदम स्पेसिफाइड है कि ये पैरालाइज जितने भी हमारे, चाहे वो होमाटोमा हो चाहे इन्फ्राक्ट हो, दो तरह के होते हैं, इन्फ्राक्ट होमाटोमा, दोनों में इसका यूज होता है। लेकिन इन्फ्राक्ट में हम डे फर्स्ट से हम मल्टी हेपरिन या पी हेपरिन यूज कर सकते हैं। होमाटोमा में हम इंजरी देने के बाद में इसको यूज करते हैं। मल्टी हेपरिन में क्या क्या आता है जी, मैं बता रहा हूँ आपको, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। 15 मेडुला लेफ्ट, 6 लेफ्ट स्वेट इनटू 3 ट्रीटमेंट, 4 पारा, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली और 10 एडीआर। एफ हेपरिन मतलब 18 पेन, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली। एंटी एफ हेपरिन यानी कि 2 पेन, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली और हाफ के यू 6 सेकेंड इंटू 8 ट्रीटमेंट। और लास्ट में पी हेपरिन जो 8 पेन, 7 लीवर, 8 चेस्ट है। 1 सप्ताह तक यह ट्रीटमेंट दिन में 3 बार दिया गया। बीच बीच में रॉ मटेरियल के लिए पेट को ठीक किया गया। तो गुरुजी ने कहा कि इससे बढ़ के कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। पैरालाइज वाले जितना भी है वो इससे ठीक हो जाते हैं और धीरे धीरे करके उनके क्लॉट खुल जाते हैं। सभी प्रकार की बीमारियां जो भी दिमाग से संबंधित हैं वो मल्टी हेपरिन से काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर जाते हैं। 15 मेडुला लेफ्ट यहाँ पे दिया गया नसों को खोलने के लिए, दिमाग की नसों को खोलने के लिए। 6 लेफ्ट जो हमारे स्वेट इंटरनल मेडुला से हमारा जो पीएनएनएस और एनएनएस यानी कि हमारा जो इम्पल्स हैं वो सही से ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रहे हैं, उनको खोलने के लिए दिया गया। तो ये नालिका या स्पिंटर को खोलने के लिए दिया जाता है। किसी भी जगह के कैल्सिफिकेशन को तोड़ने का उपचार है। अगर कहीं पे कैल्सिफिकेशन हो रहा है यानी कि जमावट हो रही है तो हम क्या करते हैं, उसका एंटी कैल्शियम दिया जाता है। उसका ट्रीटमेंट है 4 पारा, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली, 10 एडीआर। यानी कि हमें पारा पहले देके फिर लीवर दिया और चेस्ट ओनली दिया, 10 एडीआर दे दिया। तो जहाँ कहीं पे एक्सेस क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम है, जैसे बम्बू स्पाइन में जुड़ जाता है, स्पर में जुड़ जाता है और कहीं पे भी जुड़ सकता है कैल्शियम ज़्यादा जाके जॉइंट पे, तो उसको तोड़ने का ये फार्मूला है 4 पारा, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली, 10 एडीआर। ये कैल्शियम को खोलने के लिए दिया जाता है। अब विटामिन B12 की कमी की पहचान कैसे करें? ये गुरुजी ने कहा कि जब भी अगर B12 की कमी हो जाए तो हाथों और उंगलियों के जोड़ों की चमड़ी काली हो जाती है, चेहरे पर पिगमेंटेशन भी आ जाता है और पलटी लगाकर काफ़ी देर तक बैठने पर कभी कभी पाँव सो जाते हैं, उठने के तुरंत बाद सोए हुए लगते हैं, पर कुछ देर सेकंड के बाद में वो ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसा बैठने के बाद उठने के पाँव सोने रहे तो समझना चाहिए कि आपको B12 की कमी आ गई है। फोलिक एसिड, इसके बाद फोलिक एसिड है जी। फोलिक एसिड को कैसे चेक किया जाता है, फोलिक एसिड की कमियों से क्या क्या हमारा ट्रीटमेंट, तो मैंने ये आपको बताने की कोशिश करी कि हेपरिन और हेपरिन से कनेक्टेड जो भी फार्मूले हैं। और अब मैं आपको 125 DCC के बारे में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट सेशन में आपको 125 DCC के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू जी।